हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नेमीचंद जानी है और इस क्लास में हम आरएस प्री के लिए मैथ्स पढ़ते हैं। और पिछली क्लास में हमने मीन, मोड, मीडियन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और हमारा मोड तक हमने बेसिक्स सारे पढ़ लिए थे। मोड के सिर्फ नॉर्मल कॉन्सेप्ट वाले पढ़े थे कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो मोड होती है। देखिए उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। मोड हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। और मोड में भी हमने साधारण पढ़ा था कि मोड किसे कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आए, जो सबसे ज़्यादा बार आए, ज़्यादा बार आए। जैसे मैंने कहा था कि ये लिखा हुआ आपके सामने 2, 3, 2, 4, 2, 3, 5, तो इनका मोड क्या है, इनका बहुलक क्या है। तो आपने कहा था जो सबसे ज़्यादा बार आए इसमें, तो 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3 बार, 3 आया 2 बार, 4 1 बार और 5 1 बार, यानी 2 सबसे ज़्यादा बार आया, 3 बार आया, तो इसका मोड हो गया 2। ये आ गया बहुलक 2। ये साधारण चीज़ें थी। इसके अलावा दूसरे तरीके से कैसे लिखा है, जैसे हमने मीन में भी पढ़ा था कि पहले नॉर्मल लिखे तरीके से आता है, फिर फ्रीक्वेंसी के तरीके से आता है और फिर बाद में इंटरवल के तरीके से आता है। यहाँ भी मान लो कि अब ऐसे आया आपके सामने लिखा हुआ एग्जाम में, अक्स आई और एफ आई। यहाँ लिखा है 15, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50। इसको लिखा है 6, 5, 8, 9 और 12। इसमें बताना है कि मोड क्या होगा। अब यहाँ देखो कि आप फ्रीक्वेंसी, यही तो होती है आवर्ती भाई, ये इतनी बार आया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये है 12, ये 12 बार आया है, तो 12 बार क्या आया है, 50 आया है, 12 बार आया है 50 आया, तो मोड क्या हो गया, ये 50। क्यों, ये सबसे ज़्यादा बार आया है, कितनी बार आया है, 50 बार, 12 बार आया है, इसलिए ये हो गया मोड। अब मोड में भी 2 तरीके देख लिए। अब तीसरा देखो, जब इंटरवल के रूप में क्वेश्चन आए तब मोड कैसे पता करते हैं। जैसे मान लो आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आए, सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो अक्स आई है या कोई भी एफ आई है, यहाँ पे मतलब कोई जो है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो अक्स आई और कितनी बार आया है वो एफ आई। एफ का मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी समझाया था इससे लास्ट वाली क्लास में। तो अक्स आई है आपके 10 to 20, फिर आ गया 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। और ये है 6 बार, ये है 8 बार, ये है 11 बार और ये है 3 बार, ठीक है, और ये है 5 बार। अब इसका मोड बताना है, इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करोगे, जब इंटरवल दे दे और फिर मोड पूछे। नॉर्मल दिखा होता मोड तो आप कहते कि 11 सबसे बार है, तो यहाँ जो भी संख्या होती, इसमें देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 11 है ना, सबसे ज़्यादा बार, तो यहाँ जो भी होता, अगर ये इंटरवल ना होता तो उसी को हम मोड बोल देते, उसी को बहुलक बोल देते कि वही बहुलक है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी ये हो गया कि यहाँ पे तो इंटरवल, आप बोले किसको, आप ये जरूर कह सकते हो कि 30 से 40 के बीच में बहुलक है, लेकिन बोले किसको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब इंटरवल दिया जाए और फिर मोड पूछे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू, जब इंटरवल वाला दिया जाए, इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। जब ग्रुप डाटा दिया जाए तो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद कर लेना है फॉर्मूला। जब ग्रुप डाटा देके बहुलक पूछा जाए, ग्रुप डाटा कहने से मेरा मतलब जब यहाँ इंटरवल देके बहुलक पूछा जाए तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब बताओ कि इसमें क्या है, एल क्या है, लोअर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री ऑफ मोड क्लास, जो मोड क्लास है उसकी निम्नतम सीमा। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी
यानी आवर्ती ऑफ मॉडल क्लास, जो मोड वाली क्लास है उसकी आवर्ती, मोड क्लास। ठीक है, F0 क्या है और F2 क्या है, ये चीज़ें देखो। F0 जो है वो ये F0, अभी सबको यहाँ यूज करेंगे तब आपको और ज़्यादा बढ़िया से पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। एक बार ये टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या टर्म है उनको मैं लिख देता हूँ, फिर जब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगी क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। पहले तो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, इसको आप आराम से लिख लो। F0 है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, जो मोड की क्लास है उसके पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मोड क्लास, और H है इंटरवल गैप, इंटरवल में कितना गैप है, ये है H। अब देखो कुछ नहीं, यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा फॉर्मूला जो भी है आपने लिख लिया, ये लिखा आपने मोड क्लास के पहले की क्लास की आवृत्ति, मोड कक्षा के पहले की कक्षा की आवृत्ति, पहले की कक्षा की आवृत्ति, यह आ गया मोड कक्षा के बाद की कक्षा की आवृत्ति, के बाद की कक्षा की आवृत्ति। देखो कुछ नहीं, मैं आराम से समझाता हूँ ये चीज़ें क्या है। आपको सिर्फ इतना देखना है इसमें F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। देखो सोल्व कैसे करना है, ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया, बस इसको याद कर लिया। ये चीज़ें चाहिए इस टर्मिनोलॉजी में आपको याद होना हो, आपको तो इतना याद रखना है, मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें क्या है। देखो सबसे पहले मोड बताना है, मोड बताना है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार वाली चीज़ बतानी है। तो इसमें देखोगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है वो देखोगे, आप कहोगे कि सर इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये सबसे ज़्यादा बार आए हैं। तो इसका मतलब ये जो है ना, जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं, यही है मोड क्लास। इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ ना, क्या है, यही है मोड वाली क्लास, यही है मोड क्लास। ये आपको जब पता चल रहा होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बार बार कि मोड क्लास, मोड क्लास, मोड क्लास, मोड क्लास, मोड क्लास, तो आपको पता चला कि ये मोड क्लास है क्या जो इतनी देर से लिखी जा रही है। अब तक तो आपको समझ में नहीं आई होगी कि मोड क्लास क्या है, लेकिन जैसे मैंने कहा मोड यानी बहुलक, बहुलक मैंने कहा मोड यानी बहुलक, बहुलक वो जो सबसे ज़्यादा बार आए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति 11 है, 11 बार है। 11 बार मतलब 30 से 40 वाले की सबसे ज़्यादा आवृत्ति है। तो ये जो क्लास है यही है मोड क्लास, यही है मोड क्लास। यह है फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार आया है, और ये जो मटेरियल है, जो डाटा है, कौन सा डेटा की बात कर रही है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो आप यहाँ से पता चल गया सबसे पहले कि मोड क्लास का पता कैसे करते हैं कि कौन सी क्लास मोड क्लास है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता चला कि मोड क्लास कौन सी है, बहुलक की क्लास कौन सी है, ये पता करें। ये पता कैसे किया कि सर बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए। तो इसमें फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया हुआ है, तो 11 फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो यही है मोड क्लास, यही है मोड क्लास। यहाँ से पता चल गया आपको यही है मोड क्लास। अब मोड क्लास कौन सी है, 30 से 40 वाली। ठीक है, अब मैंने कहा एल क्या है, एल है लोअर बाउंड्री ऑफ मोड क्लास, मोड क्लास की लोअर बाउंड्री। तो 30 और 40 में लोअर क्या है, 30, यही है एल, यही है एल। आपने सबसे पहले मोड क्लास का पता कर लिया। उसके बाद जो मोड क्लास की दो सीमाएं होगी, कहाँ से लेके कहाँ तक, जहाँ से शुरू वाला पॉइंट जो होगा, जहाँ से शुरू हो रही है वो होगी एल। निम्नतम सीमा ले ली 30-40 में, कम से कम क्या है 30 है, इसको ले लिया आपने एल, ये हो गया एल। यहाँ से पता चला आपको कि एल क्लियर, एल क्लियर। मोड क्लास क्या होती है, ये क्लियर, ये क्लियर। फिर का एच क्या होती है, एच होती है इनके बीच का कितना गैप होता है, इनके बीच का गैप कितना होता है, 30 और 40 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। तो यहाँ से एच हो गई 10, एच हो गई 10, ये हो गई एच 10। ठीक है जी, मेरे को समझ में आ गया, एल समझ में आ गया, मेरे को एच समझ में आया, मेरे को मोड क्लास समझ में आई। अब मेरे को समझ में आना चाहिए F1, F0, 2F1, F0 और F2। अब देखो F1 क्या होगा, जो मोड क्लास है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, ये रही मोड क्लास। इस मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11, तो यही है F1 11। जिस अपन ने पहले मोड क्लास पता करी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार है वही है F1, वही है F1। फिर मैंने कहा F0, F0 क्या है, F0 क्या है,
फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, मतलब जो मोड क्लास है उसके पहले वाली क्लास की आवर्ती फ्रीक्वेंसी। तो मैंने कहा मोड क्लास ये है, मोड क्लास ये है, इसके पहले वाली क्लास, इसके पहले वाली क्लास ये है, इसकी आवर्ती 8, तो F0 हो गई 8, F0 हो गई 8। ठीक है जी। फिर मैंने कहा F2 फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल का, सक्सीडिंग मतलब बाद के क्लास की आवर्ती, यानी जो मोड क्लास है, मैंने कहा मोड क्लास कौन सी, तो सबसे ज़्यादा आवर्ती जिसमें हो, ये मोड क्लास। इसके बाद की, इसके बाद मतलब ये रही, इसके बाद वाली क्लास की आवृत्ति क्या है, 3 है, इसके बाद वाली क्लास की आवृत्ति क्या है, 3 है, तो F2 क्या आ गया मेरे 3, F2 आ गया मेरे 3, F2 आ गया मेरे 3। ये बातें सारी टर्म समझ में आई नहीं आई, जितनी टर्म थी, L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, मेरे को लगता है सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को, बस अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपने लिख लिया होगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, जो जो चीज़ें मैंने निकाल ली उसको लिख देते हैं, जो जो चीज़ें मैंने लिखा ली है उनको लिख देते हैं। सबसे पहले लिखा L मैंने निकाला 30 प्लस F1 11, F0 इससे पहले वाली क्लास की 8 आवृत्ति है वो लिख ली मैंने, बटा 2 गुणा F1 11 माइनस F0 पहले वाली क्लास की आवृत्ति 8 माइनस F2 बाद वाली क्लास की आवृत्ति 3, ये लिख ली। और H गैप इंटरवल कितना है, H बराबर 10, ये 10 आपने यहाँ पे लिख लिया। बस इसको सोल्व करना, 30 प्लस 3 बटा 22 माइनस 11, देखो 22 माइनस 11 क्या बचा 11, यहाँ करा इसको गुणा किया 22 और 8 और 3 11, 11 हटाया 22 में से 11 गया तो 11 गुणा 10, ये आ गया 30 प्लस 30 बटा 11। अब इसको सोल्व कर लो, 30 बटा 11 क्या होता है, 30 प्लस 11 दूना 22, 8 बचा, 0 लगाया आगे तो 77 7 बार, फिर 3 बचा, फिर 0 बचा, तो फिर गिर दूना 22, तो ये आ गया 32.75। इसका जो मोड आ गया वो ये आ गया 32.75। मैं मानता हूँ कि आपको मोड से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने पहले फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला ये होता है। अब इस फॉर्मूला में मैंने बताया कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, L क्या होता है। मैंने कहा कि आपको सबसे पहले पता करना है कि मोड क्लास कौन सी है। तो सबसे पहले मोड क्लास का कैसे पता करें, मोड क्लास का पता ऐसे करेंगे कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस क्लास की है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति क्या है, सबसे ज़्यादा 11 है, इसका मतलब ये क्लास है, ये पूरी मोड क्लास है, इसको मोड क्लास बोलते हैं। अब ये पता चल गया कि मोड क्लास ये है, उसमें L क्या है, जो मोड क्लास में गैप इंटरवल दिया गया उसकी न्यूनतम जो सीमा है वो है L पता चल गया 30 है जी, बिल्कुल पता चल गया। H क्या है, गैप इंटरवल जो मोड क्लास है उनके जो अंतर है निम्नतम और उच्चतम सीमा का, उनके बीच का अंतर कितना है 10 है, तो H हो गया यहाँ से 10। F1 क्या है, F1 जो मोड क्लास है उसकी आवृत्ति F1 है। F0 क्या है, मोड क्लास से पहले की क्लास की आवृत्ति F1 है, F0 है। और F2 क्या है, मोड क्लास के बाद की क्लास की आवृत्ति इस F2। ठीक है, ये चीज़। अब F1 F2 इसके चक्कर में मत पड़ो, आपको यहाँ रखना है जो मोड क्लास है उसकी आवृत्ति, यहाँ पे उससे पहले वाली क्लास, यहाँ जो मोड क्लास है उसकी आवृत्ति, यहाँ उससे पहले वाली, यहाँ उसके बाद वाली, बस इतना करना है। ठीक है, ये था ग्रुप डाटा का मोड निकालना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपके। अब मैंने एक तरह से आपको मीन, मोड और मीडियन से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने यहाँ पे कर लिए। अब बाकी इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और चीज़ें होती है मानक विचलन क्या होता है, विसरण क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन हो गया, और विसरण गुणांक क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है, माध्यिका विचलन क्या होता है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है कि गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन के थ्रू मैं बताते जाऊंगा, जो भी डिटेल में करना होगा उसको हम अलग स्लाइड लेके डिस्कस कर लेंगे। अब क्वेश्चन के थ्रू मैं गुणोत्तर माध्य यहाँ पे बताऊंगा गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो क्वेश्चन के थ्रू ही चीज़ों को समझने का हम प्रयास करेंगे। देखो ये बोल रहा है कि गुणोत्तर माध्य क्या होगा। अब बताओ, आपको बताना है कि गुणोत्तर माध्य क्या होगा। 4, 2 और 27 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, 4, 2, 27 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ठीक है जी, अब आपको तो अभी तक जो बताया वो तो समांतर माध्य बताया है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो समांतर माध्य पढ़ा है। तो फिर गुणोत्तर माध्य क्या होता है, देखो कोई भी संख्या है, जैसे गुणोत्तर माध्य निकालना है, अलग से डिस्कस करते हैं इसको। गुणोत्तर माध्य कोई दो नंबर है A B का
गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है आपको। कोई भी दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है ए बी, दो है तो 1/2, दो संख्याएं तो 1/2, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में लिख सकता हूँ ए बी। ये होता है दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। ठीक है जी, दो का तो बता दिया, तीन का देखो, 3 नंबर हो मान लो, ए बी सी हो, ए बी सी का गुणोत्तर माध्य, ए बी सी का गुणोत्तर माध्य 3 नंबर है तो तीनों का गुणा करेंगे, ए गुणा बी गुणा सी, और 3 है तो ऊपर कर देंगे 1/3, 3 है तो ऊपर कर देंगे 1/3। यानी अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो क्या आ गया, ए बी सी का क्यूब रूट, ये जो 3 है इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ए बी सी का क्यूब रूट। अब चार संख्याओं का निकालना हो, ए बी सी डी का निकालना हो, का गुणोत्तर माध्य, वो क्या हो जाएगा, चारों संख्याओं का गुणा, एक गुणा बी गुणा सी गुणा डी, और इनके पावर लग जाएगी 1/4। ठीक है, दूसरे शब्दों में मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1 गुणा बी गुणा सी गुणा डी, और यहाँ पे लग गई 4। ये हो गया गुणोत्तर माध्य। अब ऐसे ही n संख्या हो तो, n संख्याएं हो तो, ऐसे आपको पता तो चल गया, जैसे मैंने पहले 2 का किया, फिर 3 का, 4 का, यहाँ से पता लग गया कि आपको करना क्या होता है। फिर अब मान लो कि n संख्याएं, n नंबर है, मान लिया कि x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे चलती चलती n तक गई है, xn का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना आपको, का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। का गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, पहले इनको आपस में गुणा करोगे, x1 को x2 से, x3 से, चलता जाएगा, xn तक गुणा कर लोगे, और उसके ऊपर पावर लगा दोगे 1/n संख्या है ना, n, यहाँ जितनी संख्या है उतनी पावर लगाते थे, यहाँ n है तो 1/n पावर हो जाएगी। ये हो जाएगा n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मैंने कहा कि 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य, 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य, तो मैंने अभी बताया कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ए बी की पावर 1/2 या रूट ए बी, यानी 4 गुणा 9 की पावर या तो 1/2 कर लो, या इसी को लिख दो रूट 4 गुणा 9। तो रूट 4 गुणा 9 यानी 36, 36 का क्या होता है आंसर, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो इन 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य क्या हो गया 6। 3 संख्या दे दूं मैं अभी आपको ऐसे ही, तो उनका बताओ। देखिए आपको मैंने बोला, आपको दिया जाता है कि 27, 25 और 5, 27, 25 और 5 का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। अब आपने कहा कि 3 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले तो मैं तीनों को गुणा कर दूंगा, 3 है तो पावर लिख दूंगा 1/3, यही है इनका गुणोत्तर माध्य। देखो अब ये क्या है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है, ये है 5 का स्क्वायर, और ये 5 की पावर 1, तो स्क्वायर 1 5 की पावर कितनी हो गई 3, और उसके ऊपर पावर लगी है 1/3। अगर दोनों की मैं 3 पावर ऊपर ले जाऊं तो क्या बचा, इसकी भी 3 इसकी भी 3, तो क्या बचेगा ये बताओ, क्योंकि ये जो पावर है दोनों पे है ना, तो क्या बचेगा 3 गुणा 5, ये हो गया 15। एक तो ये था तरीका, आप इसको ऐसे कर सकते थे। दूसरा कैसे कर सकते थे इसको, दूसरा मैंने बोला कि ऐसे करना है, गुणा करना है 25 गुणा 5, और बाहर लाना है 3 बार लाना है। ठीक है, तो अब 3 का मतलब है कि 3 का जोड़ा, ये करते हैं स्क्वायर पे क्या करते हैं 2 का जोड़ा, यहाँ 3 अगर अंदर 3 का जोड़ा होगा तो 1 आ जाएगा बाहर। 27 को क्या लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 25 को 5 गुणा 5, और 1 5 है ही बाहर। अब 3 का जोड़ा है और बाहर 3 है तो 1 आ जाएगा 3, और 5 भी 3 बार है तो 1 बार आ जाएगा बाहर, 5 3 15। ठीक है, ऐसे निकालना है गुणोत्तर माध्य किसी भी संख्या का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था 4, 2 और 27 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना था आपको। 4, 2 और 27 का गुणोत्तर माध्य, 3 संख्या है तो क्या करोगे 4 गुणा 2 गुणा 27 और क्यूब रूट, 3 है तो यहाँ पे 3 यानी क्यूब रूट। अब मैंने कहा अभी चाहे तो सबको गुणा कर लो, पर गुणा करने की कोई औचित्य है नहीं, अलग अलग कर लो। 8 और 27 का क्यूब रूट,
8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, 27 का क्यूब रूट 3, तो इसका क्या आ गया 3 दूनी 6, तो इसका गुणोत्तर माध्य क्या आ गया 6। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्लियर है सबके। गुणोत्तर माध्य इसका होगा 6। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए आप गुणोत्तर माध्य से रिलेटेड जो भी सारी चीजें थी। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा तो मैंने तो पहले ही कहा कि ज्यादातर सारे क्वेश्चन आने की संभावना है कि समांतर माध्य से आएगा, फिर भी अगर आता है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है ये, यदि दो प्रेक्षणों का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 5 है तो प्रेक्षणों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन था दोनों को मिला के, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दोनों को मिला के, दोनों से कुछ डेटा यूज करना था और फिर देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें यूज करनी थी। देखो यदि दो प्रेक्षणों का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः, क्रमशः का क्या मतलब होता है, जो पहले बात आई है उसके लिए पहला, जो बाद में बात आई है उसके लिए बाद का। तो पहले समांतर माध्य आया तो इनमें जो संख्या पहले आई है वो समांतर माध्य है, बाद में गुणोत्तर माध्य आया तो बाद में जो संख्या आई है वो गुणोत्तर माध्य है। समांतर माध्य क्या होता है, दो संख्याओं का, दो संख्याएं जैसे मान लो ए बी है। माध्य तो हम कैसे याद करते थे, समांतर तो आसान ही था, दोनों को जोड़ा और दो संख्याएं हैं तो 2 का भाग दे दिया, यही तो होता था समांतर माध्य। तो और ये दिया गया है 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस बी, मान लो वो दो संख्या a प्लस बी है तो उनका योग क्या हो जाएगा, उनका योग हो जाएगा 20, ठीक है। गुणोत्तर माध्य, अब वही दो संख्याएं a b है, उनका गुणोत्तर माध्य 5 है, तो दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, मैंने अभी कहा कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य रूट ए बी होता है, वो दिया गया है 5। यहाँ से ए बी अगर निकालना चाहूँ तो इधर स्क्वायर कर दूंगा, उधर भी स्क्वायर करूंगा, रूट ए बी का स्क्वायर करूंगा, रूट हट जाएगा, 5 का स्क्वायर करूंगा 25, ए बी आ गया 25। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रेक्षणों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रेक्षण थे ए और बी, पूछा इनका वर्गों का योग, ए स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, ये पूछा है। अब यहाँ इतनी चीजें करने के बाद एक नॉर्मल जो सर्व समीकरण है वो यूज करनी है। कैसे कि जब मेरे को a प्लस बी दिया गया है, ए बी दिया गया है, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे याद करूँ। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है। आपको ज्ञात करना है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 20 का होल स्क्वायर, 2ab इधर आ जाएगा -2ab दिया गया 25 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, 20 का स्क्वायर 400 और 25 दूनी 50 यानी 350, 350 आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें सिंपल थी। पहले समांतर माध्य याद करना था, माना मैंने वो दो प्रेक्षण a और b है। समांतर माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। दो संख्याएं थी उनका योग कर दिया a प्लस बी और दो थी तो 2 का भाग दे दिया, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में 10, तो यहाँ से दोनों संख्याओं का योग पता चल गया मेरे को 20। फिर कहा कि गुणोत्तर माध्य जो है 5 है, मैंने कहा दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है उन संख्याओं का अंडर रूट, तो मैंने उन संख्याओं को गुणा करके रूट ले लिया, वो हो गया 5। अगर मैंने ए बी निकालना है तो रूट हटाना होगा, रूट हटाने के लिए मैंने दोनों साइड से स्क्वायर किया, रूट का स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, अगली संख्या का स्क्वायर हुआ तो 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से मेरे पास a प्लस बी आ गया, ए बी आ गया, लेकिन मुझे तो पता करना है क्वेश्चन के हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब a प्लस बी है और ए बी है, वहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाने के लिए एलजेब्रा की सर्वसमीकरण होती है, जो बिल्कुल सामान्य सर्वसमीकरण होती है, सबको याद होती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एलजेब्रा पढ़ें या आपको एलजेब्रा आना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ हम हर जगह पढ़ते आते हैं। तो वो सर्वसमीकरण होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको जो जो दी गई है वो रख देंगे, बाकी जो पूछा है वो अपने आप आ जाएगा। ये था क्वेश्चन। देखो ये मिक्स क्वेश्चन था, गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य का हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब 8 प्रेक्षणों का माध्य विचलन क्या है। अब मैं सबसे पहले ये चीजें हो गई मीन मोड मीडियन, अब ये है माध्य विचलन। अब पढ़ाऊंगा माध्य विचलन, उसके बाद पढ़ाऊंगा माध्य का विचलन। मतलब जो विचलन माध्य विचलन होता है वो दो तरह से हो सकता है, एक तो अबाउट मीन और एक अबाउट मीडियन, यानी एक तो माध्य से माध्य विचलन हो सकता है और एक माध्यिका से माध्य विचलन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम विसरण, वो क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। तो सभी चीज़ें एक अगली स्लाइड में हम साथ पढ़ते हैं, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, फिर इन क्वेश्चंस पे हम आएंगे। माध्य विचलन,
माध्य विचलन होता है, मीन डेविएशन, ये भी दो प्रकार से निकाला जाता है। पहला होता है अबाउट मीन या करस्पॉन्डिंग मीन बोलते हैं, दूसरा होता है अबाउट मीडियन। दो प्रकार से माध्य विचलन निकलता है, एक तो माध्य के सापेक्ष और एक निकलता है माध्यिका के सापेक्ष। यहाँ बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग मीन और करस्पॉन्डिंग मीडियन। ठीक है, अब पिछले वाले डाटा को मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, पिछले वाले डेटा जो दिया गया था क्वेश्चन में उसी को लिखिए, इसको यूज करते हैं। पिछले वाला 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ये लिखा हुआ आपके सामने। 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। देखो एक बार देख लो, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। अगर कोई दूसरा डेटा होगा तो भी कोई तकलीफ नहीं है, आंसर अलग आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा क्या होगा। तो वो मत सोचो कि एग्जैक्ट डेटा हो। ठीक है, हमने लिखा पिछले वाला डेटा ही लिख लिया। अब इसका निकालना है मेरे को माध्य विचलन। तो सबसे पहले माध्य विचलन निकालने के लिए क्या करूँगा, जब मेरे को माध्य के सापेक्ष निकालना है, माध्य के सापेक्ष निकालना है तो पहले मैं माध्य निकालूंगा। जब मेरे को माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष निकालना है तो इन सबका पहले मैं माध्य निकालूंगा, मीन निकालूंगा, माध्य निकालूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, माध्य निकाला, तो ये संख्या दी गई है, माध्य कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ा और कितनी संख्या है उसका भाग दे दिया। तो इनका माध्य निकालने के लिए 7, 13, 10, 23, 23, 12, 35, 35, 13, 48, 4, 52, 8, 60, 60 और 12, 72 इनका योग आ गया। मेरे सबका योग आ गया 72। अब मेरे को माध्य निकालना है तो कितनी संख्या है उसका भाग दूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है तो मैंने 8 का भाग दे दिया, क्या आ गया 9। ये क्लियर कि इसका माध्य, सिर्फ माध्य पूछे तो माध्य आ गया 9, सिर्फ माध्य पूछे तो आ गया 9। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यहाँ से माध्य आ गया। लेकिन अब पूछ रहा है माध्य विचलन, तो अबाउट मीन माध्य विचलन निकालना हो तो आपके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा i = 1 से n xi माइनस x बार बटे, ये क्या है, ये है मोड। अब इस मोड का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो कि बहुलक, इसको बोले तो मॉड्यूलस बोल सकता हूं। इसका मतलब समझाता हूं मैं, क्या होता है अगर किसी भी संख्या के आगे ये साइन आता है, मॉड्यूलस का साइन आता हो किसी भी संख्या के, और उसमें लिखा हुआ है कुछ 3 लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, तो इसका क्या होता है, ये फंक्शन होता है मॉड्यूलस फंक्शन। क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब, मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब होता है, ये लगाने का मतलब है कि इसमें जो भी संख्याएं लिख दी वो जब बाहर आएगी तो प्लस के तौर पे ही आएगी, पॉजिटिव आएगी, चाहे अंदर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बाहर संख्या पॉजिटिव आएगी। किसी भी संख्या के बाहर मैंने मॉड्यूलस लगा दिया, इसका मतलब उसमें से अब जो बाहर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर आएगा जो पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब आगे बटे में n का भाग देंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उनका सबका भाग देंगे कि कितने ऑब्जर्वेशंस है। ये निकालना हुआ अबाउट मीन के सापेक्ष माध्य विचलन। और अबाउट मीडियन निकालना हो तो i = 1 से लेके n तक xi माइनस, यहाँ x बार लिख रहा था, x बार क्या है इसका मतलब भी समझा तुम्हें, x बार जो है माध्य है, और यहाँ लिख दूंगा मैं xm बटा n, और ये xm क्या है, ये है माध्यिका, यह है माध्यिका मीडियन। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया कि जो माध्य विचलन होता है वो माध्यिका के सापेक्ष और माध्य दोनों के करस्पॉन्डिंग, दोनों के अबाउट निकाला जा सकता है। जब माध्य के अबाउट निकालोगे तो क्या करोगे, xi माइनस x बार, यहाँ माध्य लिखोगे। जब माध्यिका के अबाउट निकालोगे तो यहाँ xi माइनस यहाँ xm, यहाँ लिखोगे माध्यिका, और बटे में n, और इसको लेना है मोड में, मॉड्यूलस में लेना है। मॉड्यूलस में लेने का मतलब अगर संख्या आएगी तो बाहर पॉजिटिव क्या आएगी। ये मैंने एक तरह से आपको फॉर्मूला लिखाया है, पर मैंने अभी कहा था कि आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए फॉर्मूले से ज़्यादा कि इसको सीखे कैसे। आपको फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला की जो टर्म है वो डायरेक्ट आपको पता हो ना हो, लेकिन रखे कैसे इनको, क्या क्या चीज़ें। जब तक मैं क्वेश्चन से नहीं कराऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखाया जा रहा है। जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है, क्या का क्या मतलब है। तो बढ़िया यही रहेगा कि हम इस क्वेश्चन को इसके माध्यम से सोल्व करते हैं।
तो सबसे पहले मैं अबाउट मीडियन वाला हटा देता हूँ, अबाउट मीन निकालता हूँ। अबाउट मीन निकालना है तो ठीक है जी, अबाउट मीन निकालना है। अब ध्यान से देखना मैं क्या क्या रख रहा हूँ। पहले तो मैं मॉड्यूलस का मतलब समझा रहा था कि अगर यहाँ -3 और बाहर मॉड्यूलस लगा दिया तो इसका मतलब 3 होता है। पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। -4 के बाहर अगर मॉड्यूलस लगा हो तो इसका मतलब 4 होता है। यानी आपने कहा कि मॉड्यूलस का मतलब होता है कि संख्या नेगेटिव में आपको रखनी नहीं है, बाहर जो लानी है पॉजिटिव लानी है। यहाँ -4 तो मैंने 4 लिखा, 3 था तो ऑलरेडी पॉजिटिव थी, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, और -3 था तो उसको लिख दिया मैंने 3। ठीक है जी। अब इसको समझाने की कोशिश करो आप तो कि ये क्या है, ये क्या है। ये ऐसे है, आपने निकाल लिया इनका माध्य 9। ठीक है। अब अक्षाई क्या है, ये यही प्रेक्षण है, इन्हीं को अक्षाई बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने माध्य जो 9 निकाला उसमें से सबसे पहले वाला हटाओगे तो 9 में से 6 माइनस किया तो क्या आया आपके, 9 में से 6 माइनस किया तो 3 आया, 3 आया। 9 में से 7 माइनस किया तो क्या आया, 2 आया। 9 में से 10 माइनस किया तो -1 आया। 9 में से 12 किया तो -3 आया। 9 में से 13 माइनस किया तो -4 आया। 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आया। 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आया। 9 में से 12 माइनस किया तो -3 आया। ये चीज़ आई। मतलब मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको जो मीन है उससे उनका डेविएशन निकालना है। मीन से डेविएशन निकालने का मतलब है कि जो भी माध्य आपके आया है वो प्रेक्षणों से कितना डिफरेंस है वो निकालना है। तो आपने कहा कि माध्य 9 आया है, मैंने कहा हर प्रेक्षण से, प्रत्येक प्रेक्षण से उसका अंतर निकाल लो। तो आपने कहा 9 में से 6 घटाया 3, 9 में से 7 घटाया 2, 9 में से 10 घटाया -1, 9 में से 12 घटाया -3, 9 में से 13 घटाया -4, 9 में से 4 घटाया 5, 9 में से 8 घटाया 1 और 9 में से 12 घटाया तो -3। और इन्हीं को सबको जोड़ दो, जो ये आए इन सबको जोड़ना है। और मैंने अभी कहा कि इन सबको यहाँ पे मोड में लेना होता है। इसका मतलब यहाँ जो माइनस माइनस लगे हैं ना उनके कोई मायने नहीं है, इनको आपको प्लस में लेना है। जो माइनस लगा हुआ है इनको कोई मायने नहीं है, आपको प्लस में लेना है। यानी आपको इनको जोड़ना है 3 + 2, माइनस की जगह भी प्लस ही लेना है, 3 + 4 + 5 + 1 + 3 बटे n यानी टोटल नंबर कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही थी पहले भी। ठीक है जी। अब इनका सम करो, 3 1 4 5 4 9 4 13 3 16 1 17 2 19 3 22 आ गया इनका सम, और बटे 8 भाग दिया तो क्या आया, 8 दूनी 16.60, 8 का 7 बार गया 56, 4 0 8 पंजे 40, 2.75 जो है इसका आ गया आपके, 2.75 जो है इसका माध्य विचलन आ गया, 2.75 2.75 जो है माध्य विचलन आ गया इसका। क्लियर है क्या इतनी बात? पूरा वापस समझाता हूँ कि माध्य विचलन क्या चीज़ है। मैं कोशिश करता हूँ पूरा वापस समझाने की आपको माध्य विचलन को। कुल मिला के ये मानो कि माध्य से कितना विचलित हो रहा है ये आपको निकालना है। माध्य से कितना विचलित हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ एक। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास डेटा है 3 5 और 4, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इनका माध्य विचलन ज्ञात करना है, और जब मैंने लिख रखा ऊपर माध्य के सापेक्ष है तो यहाँ माध्य के सापेक्ष ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले उनका माध्य निकालोगे। माध्य क्या है, मैंने कहा माध्य क्या होता है, सबको जोड़ लो, 5 4 9 3 12, और कितनी संख्या है, कितनी है, 1 2 3, 3 का भाग दे दिया 4, यह आ गया इनका माध्य, ठीक है जी। अब हर संख्या माध्य से कितनी डेविएट है, हर संख्या माध्य से कितनी डेविएट ये बताना है। इसका मतलब यही होता है, अक्षाई का मतलब पहला प्रेक्षण, 4 में से या तो अक्षाई को पहले लिखा, देखो इसका मतलब है कि अक्षाई को, चलो अक्षाई को पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव लेना है। तो 3 - 4 ये जो लिखा है ना पहले, इसका मतलब है 3 - 4, ठीक है, और इसके ऊपर मोड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ सिग्मा का मतलब है कि बार बार आगे प्लस होते जाएंगे, प्लस दूसरा वाला 5 5 - 4, 5 - 4 और मैंने लगा दिया मोड, प्लस फिर 4 - 4, 4 - 4 और फिर लगा दिया मॉड्यूलस, बटे में कितने नंबर है, 3 नंबर है, 3। ये होता है माध्य विचलन। अब आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा, जब संख्याएं हमने छोटी ली तब आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया कि माध्य निकाल लिया, फिर माध्य से इनका डेविएशन देखा कि कितना अंतर है इसमें। 3 - 4
5 माइनस 4, 4 माइनस 4 और सबके बाहर मॉड्यूलस लगा दिया। मॉड्यूलस लगाने का मतलब है अगर मेरे माइनस में भी आया तो मैं बाहर लूंगा प्लस कोई और सबको जोड़ दिया। इस फॉर्मूले का मतलब यही है। इस फॉर्मूले का मतलब है कि एक बार आपने जो परीक्षण लिखा फिर माध्य लिख दिया परीक्षण और माध्य, फिर खत्म बात, फिर आगे प्लस कर जाओ, फिर दूसरा परीक्षण और माध्य, फिर तीसरा परीक्षण और माध्य, ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ देखो यहाँ -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, +1 आ रहा है, +0 आ रहा है बटे 3। अब मैंने कहा कि मॉड्यूलस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैं -1 बाहर नहीं लाऊंगा, बाहर +1 ही लाऊंगा। मॉड्यूलस लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि बाहर जो है ना प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया 0 बटे 3 और क्या आ गया 2 बटे 3। तो इसका माध्य विचलन जो है वो 2 बटे 3 आ गया। इसका जो माध्य विचलन है वो 2 बटे 3 आ गया। बस यही करना था आपको। मैं मानता हूँ कि अब चीज़ें ज़्यादा समझ में आई होगी। और दूसरी वाली चीज़ जो मैंने बताई माध्य का विचलन, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ माध्य का और बहुलक दे रखा है, तो मैं इसमें ज़्यादा कराना नहीं चाह रहा। लेकिन फिर भी देख लो कि अगर माध्य का वाला पूछे तो यहाँ पे क्या रख दो कि आप पहले माध्य का निकालोगे, माध्य का निकालना आपको आता ही है, फिर यहाँ माध्य का लिखोगे, बाकी सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया माध्य विचलन। अब देखो विचरण क्या होता है, विचरण क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, या प्रसरण क्या होता है। ठीक है, वेरिएंस या विचरण, इसी को बोलते हैं प्रसरण। प्रसरण क्या होता है, अब डेटा हम पीछे वाले क्वेश्चन से लिख लेते हैं। 6, 7, 5, 9, 12, 15, 6, 7, 5, 9, 12, 15, इसका हमें विचरण बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ आपने अभी की थी किसमें, माध्य विचलन निकालने में, अक्स आई माइनस अक्स बार। देखो सबसे पहले ये देखो कि सबसे पहले इनका माध्य निकालो। जब विचरण निकालना हो तो सबसे पहले माध्य निकालो। तो माध्य क्या है, 7, 13, 5, 18, 9, 27 और 12, 39 और 15, 54 है टोटल इनका योग। और कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का मैंने भाग दे दिया, तो इसका आ गया 9। 9 आ गया माध्य। ठीक है जी, 9 माध्य आ गया। अब क्या करना है, इस 9 में से 6 को माइनस करना है, 9 माइनस 6 करना है, या 6 माइनस 9 लिख दो। चलो आप ऐसे लिखो कि पहले ऑब्जर्वेशन को लिखो, 6 माइनस 9 लिखना है, फिर 7 माइनस 9 लिखना है, 5 माइनस 9 लिखना है, 9 माइनस 9 लिखना है, 12 माइनस 9 लिखना है और 15 माइनस 9 लिखना है। समझ में आ गया। फिर इन सब का करना है स्क्वायर और जोड़ देना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है और नीचे भाग दे देना है कितने ऑब्जर्वेशन से, कितने ऑब्जर्वेशन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का मैंने भाग दे दिया। अब मैं फॉर्मूला बनाता हूँ इसका। पहले क्या किया था मैंने, माध्य विचलन में पहले फॉर्मूला बताया था और फिर ये चीज़ें लिखी थी। अब पहले ये बता दी, अब फॉर्मूला लिखाता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिग्मा आई इक्वल टू एन 1/n 1 से लेके n तक मॉड्यूलस अक्स आई माइनस अक्स बार। बताओ कि यहाँ तक सेम है कि नहीं है माध्य विचलन से, पर इसके साथ यहाँ क्या करना है, स्क्वायर और बटे n, इतना ही डिफरेंस है इसमें। अक्स आई माइनस अक्स बार यहाँ तक सेम है जो माध्य विचलन निकाल रहे थे, फिर लेकिन उसका स्क्वायर कर देते हैं और इसको बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। जो प्रसरण होता है या वेरिएंस होता है इसको बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। पहले मैं क्या कर रहा था, देखो पहले क्या कर रहा था, अक्स आई माइनस अक्स बार बटे n और यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखता। अब इसका इसी का स्क्वायर करना है, बस इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है। देखो इसका मतलब समझते हो कि क्या होता है। अब अक्स बार जो है ना ये है माध्य और ये एक्स आई है, ये है प्रेक्षण, और n जो है ये टोटल नंबर ऑफ प्रेक्षण, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है जी, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ मैंने क्या किया, ये सिग्मा लगाने का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी संख्या के सिग्मा लगाने का मतलब क्या होता है, यहाँ आई इक्वल टू 1 से लेके मान लो n तक है और सिग्मा मैंने लिख दिया। सिग्मा लिखने का मतलब होता है कि ये जुड़ेगा, पहले जो भी टर्म यहाँ पे जो मैंने लिखी है वो आ गई
उसके बाद फिर जोड़, फिर जो आ गई उसके बाद फिर जोड़। जैसे मैंने अगर ये लिख दिया a+1, ठीक है, सिग्मा a=1 टू लेके n और फिर a+1 मैंने यहाँ डेटा लिख दिया 1 2 3 4। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में देना चाहूँ तो क्या मतलब होता है कि सबसे पहले पहला प्रेक्षण उठाना है, पहला प्रेक्षण उठा लिया a, फिर उसमें 1 जोड़ देना है 2 और फिर प्लस का चिन्ह लगा देना है। इसका सिग्मा का मतलब भी यही होता है। फिर दूसरा प्रेक्षण लेना है 2, उसमें 1 जोड़ के 3 लिख देना है, फिर प्लस का चिन्ह लगा देना है। फिर 3, उसमें 1 जोड़ के 4, फिर प्लस का चिन्ह लगा देना है। फिर 4, उसमें 1 जोड़ के 5। ये सिग्मा का मतलब ये होता है। मैं मानता हूँ सिग्मा का मतलब आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ भी इसका मतलब यही है कि पहले क्या करोगे आप, जो प्रेक्षण है पहला प्रेक्षण लोगे, उसमें से उसका माध्य घटाओगे, जो भी आएगा वो मॉडुलस में लेना है। मॉडुलस में लेने का मतलब है कि पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, आपको पॉजिटिव लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है। फिर इतनी बात हो गई, फिर लगाना है प्लस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह लगाया, उसके बाद दूसरा वाला डेटा लिया, उसमें से माध्य घटाया, जो भी आया उसका स्क्वायर किया। फिर तीसरा डेटा लिया, उसमें जो भी आया स्क्वायर किया। देखो ये चीज लिख ली मैंने, कैसे लिखी देखो, अक्स आई था 6, इसमें से माध्य घटाया 9, 6 - 9, मॉड्यूलस लगाया। हालांकि यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ तो वैसे भी कोई चाहे माइनस हो, स्क्वायर होगा तो वैसे भी प्लस बन जाएगा, लेकिन फिर भी मॉड्यूलस लगा दिया मैंने। यानी कहने का मतलब यहाँ से अगर 6 - 9 -3 आता, -3 है लेकिन मॉड्यूलस लगा होने का मतलब है कि बाहर 3 ही आएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से 9। अब देखो मैंने क्या किया, 7 में से माध्य को उठाया, -9, कितना बचा, -2 का मॉड्यूलस है तो 2 बाहर आया, 2 का स्क्वायर किया 4। ऐसे फिर क्या 5 और -9, माइनस का 4 आया, मॉड्यूलस लिखा था तो 4 और 4 का स्क्वायर 16। यही चीजें है ना कि पहले एक प्रेक्षण लेना है, उसमें से माध्य उठाना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। फिर दूसरा प्रेक्षण लेना है, उसमें से माध्य उठाना है, फिर स्क्वायर करना है। फिर तीसरा प्रेक्षण लेना है, उसमें से माध्य उठाना है, फिर स्क्वायर करना है और इन सबको जोड़ते जाना है, फिर मैंने चौथा प्रेक्षण लिया, 9 में से 9 माइनस किया, 0 आया, 0 का स्क्वायर किया, 0 आ गया। फिर मैंने 12 में से 9 माइनस किया, 3 आया, 3 का स्क्वायर किया, 9 आ गया। फिर मैंने 15 में से 9 माइनस किया, 6 आया, 6 का स्क्वायर किया, 36 आ गया। और नीचे n रख दिया, n टोटल प्रेक्षण हुए थे, उसके लिए वैल्यू रख दी n 6। अब इन सबको मैंने जोड़ लिया, 9 और 4 13, 16 और 13 कितने होते हैं 29, 29 और 9 38, 38 और 36 कितने होते हैं 38 और 36 76 बटे 6 आ गया इसका, 76 बटे 6 आ गया। अब अगर इसको और मैं 2 से काट दूं तो 2 3 बार गया और ऊपर काट दूं 3 और 7 37 बार गया। 37 बटे 3 जो है इसका, 37 बटे 3 जो है इसका वेरिएंस आ गया, विसरण आ गया। 37 बटे 3 इसका वेरिएंस आ गया, विसरण आ गया। देखो 37 बटे 3 जो है इसका विसरण आ जाएगा। ये बात क्लियर आई हुई कि नहीं हुई कि विसरण क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। मैं वापस चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि सबसे पहले मैंने माध्य विचलन निकाला। माध्य विचलन पहले मैंने माध्य के सापेक्ष निकाला, और जैसे माध्य के सापेक्ष निकालते हैं वैसे ही माध्यिका के सापेक्ष निकालते हैं, बस माध्य की जगह माध्यिका रख देते हैं, खत्म बात। तो मैंने माध्य के सापेक्ष आपको बताया कि फॉर्मूला होता है सिग्मा i = 1 से लेके n तक अक्स i माइनस अक्स बार बटे n। और ये जो है मॉड्यूलस का चिन्ह लगाया। मॉड्यूलस का चिन्ह का मतलब होता है इससे बाहर जो भी संख्या आएगी पॉजिटिव आएगी। फिर मैंने समझाया चीजें कैसे कि अगर आपको जब भी माध्य विचलन निकालना हो माध्य के सापेक्ष, तो सबसे पहले आप माध्य निकालोगे। आपके जो भी माध्य आया, जैसे यहाँ से 4 माध्य आया, आपके माध्य आया 4, ठीक है जी। अब जो माध्य आ गया उसको सारे प्रेक्षण, जैसे यहाँ लिखा हुआ अक्स i माइनस अक्स बार, मतलब पहला प्रेक्षण में से घटाना है, यानी 3 - 4 करना और इसका मोड लगा देना है। 3 - 4 करना, इसका मोड लगा देना। फिर दूसरा वाला प्रेक्षण 5 - 4 करना और इसका मोड लगा देना है। फिर 4 - 4 करना और इसका मोड लगा देना। ये मैंने आपको बताया। और बटे में n का भाग दे देना, यानी टोटल नंबर कितने हैं, 3 नंबर है, मैंने 3 का भाग दे दिया। अब मैंने कहा 3 - 4 -1 होता है, और बाहर मॉड्यूलस लगा हुआ तो बाहर आएगा 1। 5 4 1 होता है, 4 4 0 होता है, तो यहाँ था 2 और यहाँ से आ गया आपका 2/3। ये आ गया माध्य विचलन। ठीक है, माध्य विचलन की बात हो कि कहा कि वेरिएंस। प्रसरण क्या होता है, प्रसरण ये होता है कि ये जो लिखा था आपने यहाँ पे स्क्वायर करना होता है, बस यहाँ पे स्क्वायर करना होता है। यहाँ जो आपने लिखा था 1 1, यहाँ तो मान लो कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता, लेकिन आपने देखा कि प्रसरण क्या होता है कि यहाँ पे जो आया था सेम पहले माध्य निकाला, फिर घटाया, 1 1 को घटाया, 1 1 को घटाया, घटाने के साथ साथ हम उसका स्क्वायर भी करते चले गए। स्क्वायर करके उनको सबको जोड़ दिया और कितनी संख्या थी उसका भाग दे दिया, ये आ गया प्रसरण।
इसको बोला मैंने कहा प्रसरण को बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर, प्रसरण को बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक टर्म और होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या होता है, वो होता है मानक विचलन। ये बिल्कुल आसान है। पहले आपने प्रसरण निकाला, पहले आपने जो भी प्रसरण निकाला सिग्मा स्क्वायर मैंने उसको बोला, देखा आपने पीछे जैसे भी पहले माध्य निकाला, माध्य में से प्रेक्षणों को उठा के स्क्वायर करके जोड़ के संख्या कितनी है उसका भाग दिया, उससे प्रसरण आ गया। जो भी प्रसरण आया उसका रूट कर दो, उसका अंडर रूट ले लो, जो भी प्रसरण आया उसका अंडर रूट ले लो, वही है मानक विचलन और कुछ नहीं है। जो भी आपके प्रसरण आया उसका रूट ले लो, उसका रूट ले लो, वो हो गया मानक विचलन। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ ले, इसमें साथ के साथ ये भी पूछ लेता कि इसका मानक विचलन क्या होगा। तो जो भी ये 37/3 आया है, अगर इसका मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो वो क्या होता था, रूट 37/3। यानी जो प्रसरण आपके आ गया, जो वेरिएंस आपके आ गया, अगर उसका मानक विचलन पूछे तो जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट ले लो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, वही है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वही है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके साथ एक टर्म और होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। विचलन गुणांक बोलते हैं इसको। विचलन गुणांक क्या होता है, जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आया, मानक विचलन आया, उसमें भाग देना है माध्य का, उसमें भाग देना है माध्य का और गुणा करना है 100 से। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विचलन गुणांक। लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विचलन गुणांक। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब जरूर सारी चीजें जो टर्मिनोलॉजी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे सब आप करने के लिए योग्य है, क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ चुकी। फिर भी अब कुछ क्वेश्चन है थोड़े से हाई लेवल के, उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। हमने बेसिक्स इसके सारे पढ़ लिए, क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं वो भी देख लिए। अब सारे मिक्स क्वेश्चन भी आएंगे, उनको देखते हैं। इसका तो विचरण हमने निकाल लिया पीछे 37/3, ये 37/3 निकाल लिया इसका। ठीक है, अब देखो यदि माध्य 25 है, क्वेश्चन बोल रहा है कि माध्य जो है ना वो 25 है, माध्य है वो 25 है और मानक विचलन जो है 5 है। अब पूछ रहा है विचरण गुणांक याद कीजिए, वही पूछा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। पीछे भी मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है जो मानक विचलन है उसमें माध्य का भाग देना है और 100 से गुणा करना है। जो मानक विचलन है उसमें माध्य का भाग देना है और 100 से गुणा करना है, जो मानक विचलन है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी मानक विचलन है उसमें भाग देना है आपको माध्य का और गुणा करना है 100 से, ये होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5, माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है 25 और 100 से गुणा करना है। क्या आ गया 5 बार, यहाँ आ गया 20, तो ये आ गया 20%, ये आ गया 20%। देखो यहाँ पे परसेंटेज का भी यूज हो गया साथ के साथ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है यही होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। 5/25 गुणा आपने कर दिया 100। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। आपको अभी विचरण निकालना सिखाया था, सेम चीज हो गई क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखो विचरण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपने कहा कि सर विचरण निकालने के लिए सबसे पहले इनका माध्य याद करो, क्योंकि जो विचरण का फॉर्मूला बोलता है वो कुछ ऐसा बोलता है कि सिग्मा i = 1 to n अक्स i माइनस अक्स बार। ये अक्स बार जो है ये है मीन माध्य, ये मॉड्यूलस में उसका स्क्वायर बटे n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले मेरे को माध्य निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। आपने कहा इनका माध्य बहुत आसान है, सबको जोड़ा और ये कितने उसका भाग दे दिया। 6 3 9 5 14 2 16 4, ये 20 है। 20 और है कितनी 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दिया, 4 इनका माध्य आ गया। ठीक है जी, आपने कहा कि 4 माध्य आ गया, पहला अपना काम खत्म। हमने जो है अक्स बार निकाल लिया, इसी को अक्स बार बोल रहा है,
इसी को अक्स बार बोल रखा, हमने अक्स बार निकाल लिया। अब क्या करना है हमारे को, अक्स आई मतलब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से माध्य को घटाना है और उसका मोड लेके स्क्वायर करना है। यानी प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से, पहला ऑब्जर्वेशन 3 में से 4 घटाया मैंने, 3 में से 4 माइनस किया, उसका मोड लेके स्क्वायर कर दिया, उसका मोड लेके स्क्वायर कर दिया, और फिर आगे ऐड करते जाना है। 6 में से 4 घटाया मैंने, 6 में से 4 घटाया, उसका मोड लेके स्क्वायर कर दिया। 5 में से 4 घटाया मैंने, 5 में से 4 घटाया मैंने, उसका मोड लेके स्क्वायर कर दिया। 2 में से 4 घटाया मैंने, उसका मोड लेके स्क्वायर कर दिया, और 4 में से 4 घटाया मैंने, उसका मोड लेके स्क्वायर कर दिया। बटे में कितने हैं टोटल, टोटल 5 है, 5 का भाग दे दिया, टोटल 5 है, 5 का भाग दे दिया, टोटल 5 है, 5 का भाग दे दिया, ये आ जाएगा मेरे वेरिएंस। ठीक है जी। 3 माइनस 4 किया, -1 आया, -1 मोड के बाहर 1 आया, 1 का स्क्वायर किया 1। कहने का मतलब मैं माइनस वाली चीजें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अब बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ कि माइनस आया वो बाहर आया तो प्लस बना फिर स्क्वायर किया, सीधा जो आ रही है चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए उसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। तो 6 4 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से माइनस, यहाँ -2 बचा, पर उससे मतलब नहीं मेरे तो 2 का अंतर ये देखना है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 0 बटे 5, 4 1 5, 4 9 1 10, 10 बटे 5 किया मैंने, 2 आया, तो मेरे वेरिएंस जो है, विचरण जो है वो आ गया 2, विचरण जो है वो मेरे आ गया 2। ठीक है, ये बात मेरे को लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी। जब हमने पहले क्वेश्चन किया, फिर अगला क्वेश्चन किया, फिर अब ये क्वेश्चन किया, तो अब सारी चीजें आपके क्लियर है। अब इसी में आगे मैं ये बोल दूं कि बताओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा, तो आप कहोगे कि जो ये होता है वेरिएंस जो होता है इसको सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। तो जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का ही अंडर रूट होता है, वेरिएंस जो है यानी जो सिग्मा स्क्वायर है उसी का स्क्वायर रूट ले लो, यानी सिग्मा, वो होता है मानक विचलन। तो 2 आया तो 2 का रूट ले लिया, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन। ये बात आपके समझ में आ गई। विचलन गुणांक पूछे वो अलग चीज है, उसमें क्या करते हैं फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य गुणा 100 करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, जो विचरण है आपका उसी का रूट ले लिया, वो ये मानक विचलन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यदि 5 मानों का विचरण दे रखा आपको 0.64, तो इसका मानक विचलन क्या होगा। अभी अब मैंने आपको बताया कि मानक विचलन क्या होता है। मानक विचलन जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ विचरण। यही तो बोला मैंने अभी, यही तो बोला आपको, कहा गया है कि विचरण जो है ना 0.64 है, विचरण जो है 0.64 है, विचरण 0.64 है, तो यहाँ विचरण की जगह आपने लिख दिया 0.64। अब बताओ इसको बाहर लूंगा, तो बाहर लूंगा मैं, पॉइंट हटाया तो नीचे किया 0, 64 बाहर आएगा तो 8, 100 बाहर आएगा तो 10, और फिर पॉइंट वापस लग जाएगा 0.8। क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.8, मानक विचलन क्या हो जाएगा 0.8। आपको जो फॉर्मूला बताया वही यूज करना है बस। पिछले वाले 3-4 क्वेश्चन लगातार मैं सेम ही टाइप के रिपीट इसलिए कर रहा हूँ तो आपके लिए नई टर्मिनोलॉजी है। फिर भी आप मीन मोड मीडियन के बारे में तो पहले भी सुनते हैं, करते हैं, पर ये थोड़ा कईयों के लिए नया रहता है, तो इसलिए बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि यहीं पे आप इनको सीख जाओ। अब देखो नेक्स्ट, अब ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि पीछे सारी समझ में आ गई होगी, सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई कि माध्य विचलन क्या होता है, विचरण क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, विचलन गुणांक क्या होता है। अब ये क्वेश्चन है, देखो वापस आ गए हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, जैसे हमने कल सीखा था। ये दिया गया है इनकी माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है, लेकिन आंकड़े देने का तरीका अलग है, आंकड़े देने का जो तरीका अलग है। अब की बार जो दिया गया है वो हिस्टोग्राम में आंकड़े दिए गए हैं। अब इनकी कैसे करना है, देखो यहाँ पे पहले मैंने देखा तो मैंने देखते ही कहा कि ये तो गैप वाला है जी, ये तो जो है वो गैप वाला है। यहाँ आपने देखा कि ये गैप वाला है, गैप वाला, ठीक है। अब क्या करें, गैप वाला है तो, गैप वाला है तो क्या करें, गैप वाले तरीके से सोल्व करें, गैप वाला है तो, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता था। पहले नॉर्मल संख्याएं लाइन में लिखे, फिर उनकी एक सारणी बना देते थे कि कौन कितनी बार आया है, फिर उसके बाद गैप इंटरवल देते थे। तो गैप इंटरवल में क्या करते थे, चाहे माध्य निकालो, चाहे बहुलक निकालो, चाहे माध्यिका निकालो। माध्यिका के लिए फॉर्मूला होता था वो यूज करते थे, और जो बहुलक के फॉर्मूला होता था वो यूज करते थे। पहले मैं फॉर्मूले दोनों एक बार के लिए आपको लिखता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखो ऐसे प्रकार में माध्यिका निकालने के लिए क्या करते थे,
माध्यिका निकालने के लिए आप करते थे L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H, ये करते थे। शायद सबको याद आ गया होगा। बहुलक का तो आज अभी पढ़ा है हमने कि जब गैप इंटरवल वाला या ग्रुप डेटा दिया जाए तो उसमें बहुलक कैसे निकालते हैं, आज ही पढ़ा है वो चीज़। तो सारी चीज़ें मैंने शुरू में लिखवाई भी है आपको कि कौन सी चीज़ क्या है, गुणा H, ये चीज़ें हैं, ये पढ़िए। मैंने फॉर्मूले रिवाइज किया, आपको फॉर्मूले याद आ गए होंगे। देखिए अभी हमने बहुलक वाला तो पहले एक क्वेश्चन किया ही था। ये देखो बहुलक वाला एक क्वेश्चन था, इसमें सब चीज़ें मैंने बताई थी। L क्या होता है, Fn क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, गैप इंटरवल क्या होता है, सारी चीज़ें तो हमने देखी थी। मोड क्लास क्या होती है, तो यही वहाँ पे यूज करना है। और माध्यिका इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था, माध्यिका इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था। देखो अब पहले माध्यिका निकालनी है, चलो पहले माध्यिका निकालते हैं। इसकी फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। इसमें CF क्या है, कल भी मैंने बताया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। CF जो होती है वो संचयी बारंबारता होती है। और मैंने कहा था संचयी बारंबारता क्या होती है, पीछे से जो है बारंबारता है उनको ऐड करते जाओ। जैसे 12 है, 12 यहाँ पे है, 12 में आपने ऐड कर दिया 16, ये 12 था, इसमें ऐड कर दिया 16, 16 और 12 28, इसकी संचयी बारंबारता हो गई 28, 28 में ये 20 ऐड कर दिया, इसकी संचयी बारंबारता हो गई 48, 48 और इसमें 28 ऐड कर दिया, 48 में 28 ऐड किया तो 76, इसकी संचयी बारंबारता हो गई 76, 76 में ये 8 ऐड कर दिया तो इसकी हो गई 84, 84 में 12 ऐड किया तो इसकी हो गई 96, 96 में 4 ऐड किया तो इसकी हो गई 100। ये होती है संचय बारंबारता। कल जैसे मैंने लिखा था, एक बार के लिए मैं वापस चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि कल जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था। देखो मैंने कहा था ऐसे मान लो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, बाकी चीज़ें छोड़ो, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 3, 5, 4 और 2। तो मैंने कहा था जो CF निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, पहले 3 है, यहाँ 12 का 12, फिर आगे वाला इसमें जोड़ते जाते हैं, आगे वाला इसमें जोड़ते जाते हैं। यही तो अपन ने अभी किया, यही तो अभी क्या 12 था, फिर उसमें आगे वाला जोड़ते गए, आगे वाला जोड़ते गए, आगे वाला जोड़ते गए। किसी को कोई तकलीफ, शायद किसी को कोई तकलीफ नहीं है इसमें, क्योंकि आपको कल अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, आपको ये समझाया गया है कि पीछे वाले को जोड़ते जाते हैं। जैसे 28 आ गया, अब 28 में आगे गए तो 20 जोड़ दिया, 48 आ गया, अब 48 में जोड़ना है 76, फिर 76 में जोड़ना है 8, फिर 84 हो गए, 84 में जोड़ना है 12, फिर 96 हो गई, 96 में जोड़ना है 4। ठीक है, जो भी डेटा आया उसमें वो अगला जोड़ता जाओ, अगला जोड़ता जाओ, अगला जोड़ता जाता हो, वो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ठीक है, फिर कैसे निकालते हैं, जब गैप इंटरवल में दिया जाए। गैप इंटरवल में दिया जाए तो आपने कहा था सर सबसे पहले n/2 निकालते हैं। जब गैप इंटरवल दिया जाए तो n/2 निकालते हैं। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यही तो है टोटल नंबर, यही तो है टोटल नंबर। इनको ऐड करोगे लास्ट तक 100 तक आया, चाहे इनको काउंट कर लो, ये भी 100 आएगा, इनको काउंट कर लो 16, 12, 20, यही तो चीज़ें करते जा रहे हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ऐसे निकालते हैं। तो ये टोटल है n 100। तो अब मैंने कहा कि 100/2 कर दो, 100/2 किया तो आपने कहा 50 आ गया। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे देखो 50 कौन से गैप में आएगा, 50 कौन से गैप में आएगा वो आपको देखना है। 50 कौन से गैप में आएगा, ऐसा ही हमने कल किया था कि 50 कौन से गैप में गया, 12, 16, 28, 20, 48, यहाँ तक आ गया 48, यहाँ तक जो है आपके 48 आ गया, यहाँ तक आ गया 48। अब 48 से आगे जो भी होगा 49, 50, 51, 52, 76 तक वो सब इसी में होगा। 49, 50, 51, 52, 76 तक जो होगा वो इसी में होगा, फिर 77 से तो आगे चालू हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब आपने कहा कि 50 जो है ना, 50 वो इसमें आएगा, कहीं ना कहीं वो इसमें आएगा। तो यही आपकी जो है ना मीडियन क्लास हो गई। आपको ये देखना है कि 50 कहाँ पे आएगा। आपने जोड़ते गए 16, 12, 28, 28, 20, 48 तक यहाँ गया। अब इससे आगे की चीज़ें 49, 50, 51, 52, 76 तक यहाँ तक आएगी, 76 तक यहाँ तक आएगी। तो ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। ये जो है ये आपकी हो गई मीडियन क्लास, ये हो गई मीडियन क्लास, ये जो है मीडियन क्लास हो गई आपकी। ठीक है, अब मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये एल क्या है, एल जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। एल जो है वो लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री बोल दो या लोअर लिमिट बोल दो, लोअर बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है,
यानी अगर हिंदी में कहे तो जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास आपने पता कर ली है 40 से 50 वाली, मीडियन क्लास 40 से 50 वाली है, तो लोअर बाउंड्री मतलब उस सबसे न्यूनतम संख्या इसमें वो, तो एल आ गया आपके 40, एल आ गया 40। आपने कहा कि ये मीडियन क्लास है, ये जो है मीडियन क्लास है, ठीक है जी, ये मीडियन क्लास है। तो इसमें जो निम्नतम बाउंड्री है, इसकी निम्नतम सीमा है, निम्नतम 40 है, वो हो गई एल, वो हो गई एल। मैंने कहा एन क्या है, एन टोटल इनका नंबर, फ्रीक्वेंसीज का नंबर, नंबर टोटल 100 है, तो एन तो 100 आ गया, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने सी एफ क्या बताया था कल, मैंने सी एफ कहा था कि जो मीडियन क्लास है, यानी ये मीडियन क्लास है, उससे पहले वाली क्लास की सी एफ लेते हैं। मैंने कल ही आपको चीज़ें बताई थी कि जो मीडियन क्लास है उसके पहले वाली क्लास की संचयी बारंबारता लेते हैं। जो सी एफ जो लेते हैं वो जो ये क्लास है, जो मीडियन क्लास मेरे आई, उससे पहले वाली क्लास की संचयी बारंबारता लेते हैं। तो सी एफ लूंगा मैं, पहले वाली क्लास की संचयी बारंबारता क्या है 48, तो सी एफ लूंगा यहाँ से 48। और ऐप क्या है, ऐप मैंने कहा कि जो मीडियन क्लास है आपकी उसी की आवृत्ति है, उसी की आवृत्ति, संचयी बारंबारता नहीं, नॉर्मल आवृत्ति, नॉर्मल बारंबारता, 76 नहीं 28 की बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मल आवृत्ति क्या है 28, जो 76 है वो इसकी संचयी बारंबारता, वो इस क्लास की सी एफ है, लेकिन इस क्लास की सी एफ नहीं लेनी होती, मीडियन क्लास की सी एफ नहीं लेनी होती। मीडियन क्लास की तो ओनली फ्रीक्वेंसी एफ लेनी होती है, बारंबारता लेनी होती है, नॉर्मल बारंबारता। तो 40 से 50 वाले की नॉर्मल बारंबारता क्या है 28 नॉर्मल बारंबारता है, ठीक है जी, इसकी नॉर्मल बारंबारता जो है 28 है। तो यहाँ से एफ का पता चला कि एफ 28 है। एच मैंने फिर कहा एच क्या होता है, गैप इंटरवल कितना है 40 से 50, 10 का गैप इंटरवल ये होता है एच। अब देखो मैंने इसमें सारी चीजें बता दी, अब लिख के बताता हूँ, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एल मैंने कहा कि सबसे पहले आपने क्या किया, n/2 किया, 50 किया। मैंने कहा 50 कहाँ आएगा, आपने यहाँ से काउंट करते गए संचयी बारंबारता से, सी एफ से काउंट करते हैं कि यहाँ 16, 12, 28 यहाँ तक आ गए, 48 डेटा जो थे वो यहाँ तक आ गए। अब 48 से ऊपर जो भी डेटा है वो यहाँ आएंगे, 76 तक वाले डेटा यहाँ आएंगे। तो 50, 48 और 76 के बीच में कहा, बीच में होता है, आपने कहा हाँ बीच में होता है। तो फिर मैंने कहा कि फिर ये क्लास जो है ना आपकी, वो ही मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास है तो एल क्या होता है, जो आपने क्लास मीडियन क्लास आई है आपकी, उसकी निम्नतम सीमा, तो एल आ गया यहाँ से 40 प्लस, फिर मैंने कहा n/2, एन ये टोटल कितने 100 है, 100/2 ये हो गया n। फिर मैंने कहा सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता क्या लेते हैं, जो क्लास मीडियन क्लास मैंने बानी है उससे पहले वाली क्लास की जो संचयी बारंबारता है उसको सी एफ लेते हैं, उसको सी एफ लेते हैं, तो वो आ गए 48 बटे, फिर मैंने कहा ऐप क्या लेते हैं, ऐप लेते हैं जो मीडियन क्लास मेरे आई है उसकी फ्रीक्वेंसी, ना कि उसकी सी एफ, उसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे, 76 नहीं लेंगे 28 लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं। जो मीडियन क्लास होती है उसकी तो लेते हैं फ्रीक्वेंसी, और उससे पहले वाली क्लास की लेते हैं सी एफ, उसकी लेते हैं संचयी बारंबारता, ये याद रख लेना। यहाँ लिखता हूँ उससे पहले वाली क्लास की लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ संचयी बारंबारता और नीचे लिखता हूँ आवृत्ति, ठीक है। तो ऐप क्या आ गई इस क्लास की 28 है, और गुणा एच गैप क्या आ रहा है 10 का गैप आ रहा है, तो 10 गैप लिख लिया। अब लिख दिया 40 प्लस यहाँ था 50, 50 में से 48 किया तो 2/28 गुणा 10, जो कट रहा उसको काट लिया मैंने, 2 से कटा 14 बार, तो ये आ गया आपके 40 प्लस 10/14, 40 प्लस 10/14, फिर 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 5/7। अब 40 प्लस 5/7, 7 का भाग दूंगा तो पॉइंट आएगा, 0 लगाऊंगा, 7 7 गुणा 50 आएगा, 1 0 आएगा, 1 में 7 का भाग दूंगा, 7 एकम 7, तो आ गया 40.71। हालांकि आगे भी आता जाएगा, तो ये अप्रोक्स वैल्यू है। तो 40.71 इसकी क्या आ गई, 40.71 इसकी माध्यिका आ गई, 40.71 की माध्यिका आ गई। ये चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की थी, फिर भी मैंने आज पूरी चीज़ें डिटेल में आपको बताई है। ये तो इसकी माध्यिका आ गई। माध्यिका के साथ साथ आपको बहुलक में निकालना है, माध्यिका के साथ साथ आपको बहुलक में निकालना है। तो ठीक है जी, बहुलक के लिए क्या करते हैं, देखो अब बहुलक में संचयी बारंबारता इनका काम नहीं होता, जब ग्रुप डेटा दिया जाता है तो बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है, जब ग्रुप डेटा दिया जाता है तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ठीक है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। इसमें देखो कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, इसकी कितनी है 28, 28 सबसे ज़्यादा बार है, 28 सबसे ज़्यादा बार है, ये तो आसान होता है, मतलब 28 सबसे ज़्यादा बार है तो इसी को पकड़ लो। ये क्या आपकी, ये मोड क्लास है, इसको बोलते हैं मोड क्लास। मोड क्लास एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास,
यानी आपने जब ये मोड क्लास ले ली तो लोअर लिमिट 40 से 50 के बीच में लोअर लिमिट क्या है, जो सबसे कम हो, कब से कम वाली, एल क्या आ गया, एल आ गया 40, एल आ गया 40। फिर एच वही गैप अंतराल की 40 और 50, इनके बीच में कितना था गैप है, एच आ गया आपके 10। अब मैंने बताया था ये F1 F0 ये क्या है। F1 क्या होता है, जो मोड क्लास आपके आई है जिसकी सबसे ज़्यादा आवृत्ति है, वो आवृत्ति जो होती है ना सबसे ज़्यादा होती है, वही होती है F1, वही होती है F1। F0 क्या होती है, जो मोड क्लास से उससे जस्ट पहले वाली क्लास की आवृत्ति, ये होती है F0। F2 क्या होती है, जो मोड क्लास से उससे जस्ट बाद वाली क्लास की आवृत्ति, ये होती है F2। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर, सीधी फॉर्मूले में रख दो, सीधा फॉर्मूले में रख दो। L क्या आ गया मेरे, L आ गया 40, F1 क्या आया, जो मोड क्लास है उसकी आवृत्ति उसकी 28, माइनस इससे पहले वाली की 20 बटा 2 गुणा 28, माइनस F0 मतलब माइनस 20, और F2 है 8, और गुणा H का मतलब 10, यहाँ पे है 10, यहाँ पे जो है 10 है, यहाँ पे 10। ठीक है, अब देखो आगे, इसको सोल्व किया मैंने, 40 प्लस 28 में से 20 गए तो 8, नीचे 28 गुना 2, 28 गुणा 2 56, 56 में से 28 गए तो 28 गुणा 10। ठीक है, काट लो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 40 प्लस 10 दूने 20/7, 20/7 क्या होता है, 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 4 0 7 5 35, यानी अगर 40 में 2.5 ऐड कर दूँ तो 42.85। हालांकि आगे और जा रहा है भाग, लेकिन हम इतना इसको कर लेंगे, 42.85। ये आ गया इसका बहुलक, ये आ गया इसका बहुलक। और हमने आज इस पे डिस्कस किया था, पहले आते पहला क्वेश्चन ही अपना यही था, तो ये आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ गया, क्योंकि अभी अभी ये किया हुआ है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें लगभग सारी चीज़ें आ गई जो आपको निकालनी है, जो नहीं दे रखी वो भी हम निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, ये दिया गया है आपको, क्वेश्चन ये है कि कोई स्कूल है कहीं पर भी है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 से लेके 20 के बीच में मार्क्स आए, हो सकता है उनके 12 आए, हो सकता है 13 आए, हो सकता है 14। कहने का मतलब इतना है कि 10 से 20 के बीच में उनके नंबर है। ठीक है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 से 30 के बीच में नंबर है, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 30 से 40 के बीच में नंबर है, 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से 50 के बीच में नंबर है, और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 50 से 60 के बीच में नंबर है, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 से 70 के बीच में नंबर है, और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 70 से 80 के बीच में नंबर है। अब इनका आपको सबसे पहले माध्य निकालना है, फिर माध्य विचलन निकालना है, फिर मोड निकालना है यानी बहुलक निकालना है, फिर विचरण निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फिर विचलन गुणांक निकालना है। अब आपको भी पता है कि जब मेरे को चाहे माध्य विचलन निकालूं, चाहे विचरण निकालूं, चाहे मानक विचलन निकालूं, या चाहे विचलन गुणांक निकाल लूँ, माध्य तो निकालना ही पड़ेगा अगर नहीं दिया गया है तो अगर मेरे को ये पूछता है कि यहाँ ये मना कर देता कि माध्य मत निकालो, तो भी माध्य तो निकालना पड़ता, माध्य तो इसको निकालना ही पड़ता है मेरे को, क्योंकि माध्य तब निकालूंगा तभी तो मैं विचरण निकाल पाऊंगा, तभी माध्य विचलन निकाल पाऊंगा अगर माध्य के सापेक्ष निकालना हो। ये माध्य विचलन 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो माध्य के सापेक्ष, एक माध्यिका के सापेक्ष। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो जब विचरण मेरे पास होगा, और विचरण निकालने के लिए माध्य चाहिए, और मानक विचलन गुणांक होता है, इसमें तो होता ही सिग्मा बटे अक्स, यानी माध्य का तो भाग देते ही देते हैं, और अगर ऊपर मानक विचलन भी निकालोगे तो उसके लिए भी माध्य की आवश्यकता तो होती है। तो देखिए सबसे पहले माध्य निकालेंगे इस काम। माध्य के लिए मैंने पहले भी आपको कई सारी चीज़ें बताई है कि माध्य कैसे कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले जो आपका बेसिक तरीका उससे निकालते हैं। जब इंटरवल दिया जाता है तो क्या करते हैं, इनके बीच की संख्या लेते हैं, मतलब इनके बीच की संख्या कैसे लेते हैं, इनका 10 + 20/2 15 लेते हैं, और आपको वैसे भी दिख रहा है कि इनके बीच की संख्या 15 है, तो यहाँ ले लिया 15 मैंने, 10 और 20 जो था इसको लिख दिया मैंने 15, ये हो गया 15। अब आगे जाऊँ तो मैं यहाँ भी ऐसे ही कर सकता हूँ, 20 + 30 50/2 यानी 25, लेकिन मेरे को पता है कि सबके बीच में डिफरेंस 10-10 का है, तो इनमें मैं 10-10 ऐड करते जाता हूँ, 15 25 35 45 55 65 और 75। ठीक है, ये चीज़ें ले लिया आपने। चाहे तो आप वैसे कर सकते थे हर संख्या के आगे कि यहाँ भी मैं दोनों को जोड़ के 2 का भाग देता, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देता, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देता, पर मेरे को पता है कि सब में गैप 10-10 का है, तो यहाँ जब 15 आ गया तो सब 10-10 के अंतराल पे आ जाएंगे। अब माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं, हमने लिखा था माध्य अगर निकालना हो
तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n तक एफ आई अक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कहने का मतलब जो ये अक्स है, मान लिया कि एक्स है आपका जो नंबर है, और ये इसका 2 बार आया, तो इनसे इसको गुणा करेंगे, इससे इसको गुणा करेंगे, इससे इसको गुणा करेंगे, इससे इसको गुणा करेंगे, और सबके सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा लगा हुआ है मतलब सबको जोड़ देंगे। यानी अगर मैं माध्य निकालना चाहूँ, इसका मतलब ये है कि जो 15 है उसको 2 से गुणा करूँगा, प्लस 25 है उसको 3 से गुणा करूँगा, प्लस 35 जो है उसको 6 से गुणा करूँगा, प्लस 45 जो है उसको 14 से गुणा करूँगा, प्लस 55 को 6 से, 55 गुणा 6, प्लस 65 गुणा 3। देखो थोड़ा पीछे करके लिखते ताकि एक ही लाइन में सब आ जाए। यहाँ अगर मेरे को करना है तो मैं लिखूंगा 15 गुणा 2 प्लस 25 गुणा 3 प्लस 35 गुणा 6 प्लस 45 गुणा 14 प्लस 55 गुणा 6 प्लस 65 गुणा 3 प्लस 75 गुणा 2। ठीक है, ये हो गया, योग आ गया सबका, और सब में भाग दे दूंगा। कितने हैं ये टोटल? सिग्मा एफ आई का भाग दे दूंगा। सिग्मा एफ आई का मतलब होता है इन सबको जोड़ लो। 3 2 5 6 11 11 14 25 6 31 3 34 और 2 36। 36 का मैंने भाग दे दिया, 36 का मैंने भाग दे दिया। सबसे पहले इनको जोड़ो। ये क्या आ गया? 15 दूना 30, 25 30 75, 35 को 6 से गुणा किया तो क्या आया? 210। करके देख लो, 6 पंजे 30, 0 3 36 18 और 3 21। ठीक है, 14 को 45 से गुणा किया तो 14.70, 7 लिखा। 14 को 4 से गुणा किया 56, 56 में 7 ऐड किया तो 56 और 7 63, 56 और 7 63 आ गया, 430 आ गया। 55 को 6 से किया 6 पंजे 30, 3 लिखा, 6 पंजे 30 और 3 33, 330 आया। 65 को 3 से किया 5 15, 1 लिखा, 195 आया। 75 को 2 से किया तो 150 आया। बटे भाग दे दिया मैंने 36 का, बटे भाग दे दिया 36 का। अब इन सबको मैं ऐड करूंगा, तो सबसे पहले मैं ऊपर ऊपर की संख्या ऐड कर लेता हूँ। 100 के ऊपर हो, जैसे 100 200 300 200 500 600 1100 200 1300। 1300 तो ये ऊपर ऊपर की आ गई जो 100 के ऊपर ऊपर थी। ठीक है, अब बाकी देख रहा हूँ मैं। 75 और 30 कितना होता है? 105, 105 और 10 115, 115 और 30 145, 145 और 30 175, 175 और 50 225। 225 में जोड़ना है मेरे को 95, 225 में ऐड करना है मेरे को 95, तो क्या आ गया? 320 आ गया। इसमें 320 ऐड कर दिया, मतलब कुल मिला के इनका सम जो है 1620 है। इनका योग जो है 1620 है, ये जो है 1620 है। इसमें भाग देना है मेरे को 36 का, इसमें भाग देना है मेरे को 36 का। ठीक है, तो पहले तो मैंने काटा इनको 18 से काटा, 18 दूना 36, 18 नाम है 162 और 0 क्या आ गया? 45 इनका माध्य आ गया। 45 इनका माध्य आ गया। सबसे पहले आपने ये माध्य निकाला। पहला क्वेश्चन आपको सोल्व हो गया कि आपने माध्य निकाल लिया। क्या यही तरीका था इसको करने का? मैं कहूँ कि जो हमने कल तरीका किया था डेविएशन वाला, क्या उससे करना चाहे तो इससे जल्दी आ सकता है क्या? इसमें क्या किया? सबसे पहले सबको गुणा किया, फिर जोड़ा, फिर भाग दिया। अब मैं वो तरीका बताता हूँ जो हमने कल सीखा था कि इससे भी जल्दी हम इसको कर सकते हैं। देखो वो कैसे कर सकते हैं। मान लो आपकी मर्जी से, मैं तो वैसे भी मिडिल टर्म मानता हूँ, तो मैं तो पहले 45 ही मान रहा हूँ इनका माध्य, कि मान लो इनका माध्य आपकी मर्जी से कुछ भी है। आपने कहा कि मान लो 45 है, मिडिल का मान लेते हैं, मिडिल मान लें। अब अगर इसमें से कम होगा तो वो घटा देंगे और कितनी फ्रीक्वेंसी है उसका भाग दे देंगे। अगर ज़्यादा होगा तो जोड़ देंगे। तो मैंने 45 यहाँ पे माना, मैंने 45 माना, तो ये कितना है? मेरे जो माना उससे -30 कम है। ठीक है, ये जो मैंने माना उससे -20 कम है, ये जो मैंने माना उससे -10 कम है, ये जो मैंने माना उसके बराबर ही है, ये उससे 10 ज़्यादा है, यह उससे 20 ज़्यादा है, और जो मैंने माना उससे ये 30 ज़्यादा है। ठीक है जी, वास्तव में जो मैंने माध्य माना था, मैंने 45 माना था, लेकिन ये 15 उससे 30 कम है, ये 20 है, ये 10 कम है, ये 10 ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है और ये 30 ज़्यादा है। ऊपर वाली संख्याओं को देखो। अब ये कितनी बार ज़्यादा है? ऐसी संख्या ये कितनी है? 2 है ना, तो इनको इनकी फ्रीक्वेंसी से भी गुणा करूँगा। इनकी फ्रीक्वेंसी से गुणा करूँगा तो यहाँ क्या आएगा? -60, यहाँ क्या आएगा? -60, यहाँ क्या आएगा? -60, यहाँ 0, यहाँ +60, यहाँ +60 और यहाँ +60, और इसमें भाग दे दूंगा टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी उसका। इसमें भाग दे दूंगा टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है उसका। 3 2 5
6 11 और 14 25 से 31 3 34 और 2 36, 36 का भाग दे दूंगा। ये डिफरेंस आ गया। अब मैंने कैलकुलेट किया 180 से 180 कट गया, वास्तव में 0 है यहाँ पे। तो जब 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 आएगा, तो एवरेज भी क्या है 45 ही है। अब बताओ ये कितना आसान था उससे कंपेरेटिवली निकालना। मैंने अपनी मर्जी से एवरेज मान लिया 45 है, फिर उससे कितना वो डेविएशन है वो लिख लिया, माइनस में है तो माइनस में लिख दिया, प्लस में है तो प्लस में लिख दिया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उससे उसको गुणा कर दिया, और जो माइनस माइनस के थे उनको जोड़ लिया, जो प्लस प्लस के थे उनको जोड़ लिया, फिर उनमें देखा अगर प्लस का बचता है तो प्लस का रख लिया, उसमें प्लस ऐड कर दिया जो हमने माना था उसमें, और माइनस का बचता है तो उसमें से माइनस घटा दिया, और कितना, और नीचे फ्रीक्वेंसी जो टोटल थी उसका भाग दे दिया, उसका भाग दे दिया। तो कंपेरेटिवली कितना आसान पड़ा ये जो पूरा किया था उससे। यहाँ भी 45 आया और यहाँ भी 45 आया, यहाँ भी 45 आया और यहाँ भी 45 आया। ठीक है जी, पहली चीज़ क्लियर हो गई कि हमने माध्य निकाल लिया। अब मैं मिटा देता हूँ इसको और साइड में कहीं ना कहीं लिख लेता हूँ कि माध्य 45 है, ताकि अगर मेरे को और जगह भी माध्य का काम पड़े तो मैं वहाँ पे सीधा इसको यूज़ कर लूँ, सीधा इसको यूज़ कर लूँ। ठीक है, आपने लिखा माध्य जो है 45 है, आपने साइड में इसको कहीं ना कहीं लिख लिया कि माध्य जो है वो 45 है, ये लिख लिया आपने कि माध्य 45 है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, माध्य विचलन निकालना है। अब माध्य विचलन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी मैंने कहा था सिग्मा आई बराबर 1 से n। फॉर्मूला पे ज़्यादा मत जाओ, जो चीज़ मैंने समझाई ना उस पर जाओ आप। तो ये तो मीन डेविएशन है, माध्य विचलन है, चलो फॉर्मूला लिख लो एक बार के लिए, पर जो चीज़ समझा दी ना वहाँ से फिर फॉर्मूला के चक्कर में आप पढ़ो मत। यहाँ से मैंने कहा था अक्स आई माइनस अक्स बार, ये अक्स बार को मैंने माध्य माना था, बटे एन का भाग दिया था, बटे एन का भाग, तो ये 45 जो है अक्स बार है, क्योंकि माध्य तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका। कहने का मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उनमें से 45 घटाना है, क्योंकि माध्य आया मेरे 45। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इसमें फॉर्मूला के तरीके से लिखूँ तो 15 माइनस 45 और उसका ले लूंगा मॉडुलस, सिग्मा है इसका मतलब बाद में ऐड करते जाना है। 25 में से घटाना है मेरे को पूरा 45, माध्य घटाना है हर जगह, फिर ले लूंगा मॉडुलस, फिर 35 में से 45 घटाना है, फिर ले लूंगा मॉडुलस, फिर 45 में से 45 घटाना है, फिर ले लूंगा मॉडुलस, फिर 55 में से 45 घटाना है, फिर 65 में से 45 घटाना है, और फिर 75 में से 45 घटाना है। यही बात है, यहाँ पे लास्ट में जो है 45 है, यहाँ पे है 45, 75 माइनस 45 बटे, ठीक है, ये किया मैंने सिग्मा अक्स आई माइनस अक्स बार, और एन का भाग दे दिया। एन कितनी बार काउंट करूँ, ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ कि 36 है, तो 36 का भाग दे दिया। अब मैं समझाने के लिए चीज़ें बार बार आपको लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आप चाहे तो माइंड में सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं कि 45 में से 15 गए 30 आए। आपको ये नहीं सोचना प्लस लेना है माइनस, मैंने पहले भी कहा लेना हमेशा प्लस ही है, जब माध्य विचलन निकालना हो, जब मॉड्यूलस लग गया तो प्लस ही लेना है। तो किसी को भी किसमें से भी घटा दो, लेना पॉजिटिव ही है। तो 15 में से 45 गए तो आया तो वैसे माइनस 30, लेकिन बाहर मॉड्यूलस लगा हुआ तो इसलिए बाहर 30 ही आएगा प्लस का, यानी मैं माइनस प्लस का ध्यान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ प्लस वाली चीज़ें लूँगा। 45 में से 25 20 आ गया, 35 45 10 आ गया, 45 45 0 आ गया, 55 45 10 आ गया, 65 45 20 आ गया, और 75 45 30 आ गया, बटे 36 का भाग दे दिया। ऐड किया मैंने 30 20। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ तक कर लिया आपने, इतनी चीज़ें कर ली, लेकिन इनको इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे गुणा करना पड़ेगा जी। यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 6 से, यहाँ गुणा करो 2 से, दूसरी वाली इसके साथ कितनी फ्रीक्वेंसी थी 6 3, और इसके साथ कितनी थी 6, ऐसे यहाँ पे इसके साथ कितनी थी 14 थी, लेकिन 0 के साथ 14 होगी तो कोई मतलब नहीं है। 10 के साथ कितनी थी, इसके साथ 6, और 20 के साथ कितनी थी 3, और 30 के साथ थी। मतलब कि ऐसा डेविएशन एक बार है, लेकिन ऐसा ये जो डेविएशन है यहाँ पे तो 2 बार है ना, ये 2 बार लिखी हुई है संख्या, ये 3 बार लिखी है, 4 6 बार लिखी है। अब इनको ऐड कर लो, यहाँ पे क्या आ गया आपके 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यानी 180, 180 इधर, तो 180 और 180 360 इनका टोटल योग आ गया। इसमें आपने भाग दे दिया 36 का, तो क्या आ गया 10। 10 आपके क्या आ गया, 10 जो आ गया माध्य विचलन, 10 आ गया माध्य विचलन। ठीक है, यानी इनको ये 2 बार है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 बार है इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये 6 बार है इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, ये 14 बार है इसको 14 से, ये 6 बार है जो यहाँ है उसको 6 से, या 3 बार है इसको 3 से, 2 बार उनको 2 से। ये आ गया आपके माध्य विचलन। ठीक है जी, 10 आ गया माध्य विचलन, चाहे तो आप साइड में कहीं रख सकते हो। ये जो है माध्य विचलन आया है, ये आया माध्य के सापेक्ष,
ये आया माध्यिका के सापेक्ष। ऐसे ही आप माध्यिका के सापेक्ष निकाल सकते हैं। माध्यिका के सापेक्ष निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले माध्यिका निकालोगे, और जो यहाँ पे माइनस यहाँ माध्य कर रहा था, यहाँ हर बार फिर माध्यिका माइनस करते जाओगे, और सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है आपको। ठीक है जी, देखो अब नेक्स्ट। ये बात क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद निकालना है बहुलक। देखो बहुलक कैसे निकालोगे, अभी बहुलक कराया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी। बहुलक के लिए क्या करोगे, आपको जो बहुलक निकालना है इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा 14 बार है, ये 14 बार है। ये कौन सा है, 40 से 50 वाला 14 बार है। तो बहुलक का फॉर्मूला लिख लो तुरंत, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यही तो होता है फॉर्मूला। आपने कहा कि सबसे ज़्यादा इसकी है, 14 बार है, तो ये तो आ गया आपका F1। इससे पहले जो होता है वो होता है F0, इसके बाद जो होता है वो F2। ये सारी चीज़ें आ गई। ये चीज़ें H कितना गैप है, 10 का गैप है, H आ गया 10। L क्या होगा, तो ये आपकी मोड क्लास है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसमें तो सबसे निम्नतम सीमा होती है। अब 45 55 उससे मतलब नहीं होता मोड निकालते वक्त। मोड निकालते वक्त होता है कि इसकी निम्नतम बाउंड्री क्या है, इसकी निम्नतम बाउंड्री 40 है, तो यहाँ लिख दिया 40 प्लस F1 क्या था 14 माइनस F0 क्या था 6 बटे 2 गुणा 14 माइनस F0 6 और F2 6, F0 भी 6 और F2 भी 6 गुणा गैप कितना है 10 का, तो 10 लिख दिया। 40 प्लस 14 में 6 गए तो 8, 28 में से 12 गए तो 28 में से 12 गए तो कितने बचे 16 गुणा 10 कट के आ गया 5, 40 5 45। इसका जो बहुलक है वो भी आ गया 45, बहुलक जो आ गया वो भी आ गया 45, बहुलक है वो भी आ गया 45। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है विसरण या प्रसरण। अब बताओ विसरण प्रसरण निकालने के लिए माध्य की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, आप कहोगे कि माध्य की आवश्यकता तो पड़ेगी, फॉर्मूले में आता है माध्य, और फिर जो अंतर आता है उनका स्क्वायर करना होता है। देखो एक बार के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I = 1 से n अक्स i माइनस अक्स बार इसका होल स्क्वायर बटे n। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि फ्रीक्वेंसी से गुणा कभी करना है। यहाँ पे कई लोग यहाँ पे भूल जाते हैं फ्रीक्वेंसी से गुणा करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इससे पहले कर रहे थे और इसमें इतना ही फर्क है, बाकी चीज़ें सेम है। अब अक्स बार क्या है, अक्स बार माध्य है, तो माध्य आपने इस बार निकाल ही रखा है पहले 45 है, और अक्स आई मतलब इन दोनों का अंतर निकालना है, और वो भी मॉड्यूलस लेना है, मतलब पॉजिटिव लेना है। तो 45 में 15 गए तो क्या बचते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे -20, और यहाँ पे -10, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यही तो अंतर होता है। अगर 45 इनका माध्य है तो ये मैंने इनसे डेविएशन निकाल दिया। अब क्या करना होता है, 30 जो है इसका अक्स आई माइनस अक्स बार, इसका स्क्वायर करना है, यानी अक्स आई माइनस अक्स बार 30 आ गया, और मैंने कहा पॉजिटिव ही लेना, तो 30 का स्क्वायर करना है आपको। लेकिन ये है कितनी बार, वो 7 लिखना है। देखो ये 2 बार है ना, तो इसके साथ 2 करना है। अब ये देखो 20 का स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर दिया, लेकिन है कितनी बार, 3 बार है, तो गुणा 3 करना पड़ेगा। ऐसे ही प्लस यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 10 का स्क्वायर कर दिया, लेकिन है कितनी बार, 6 बार है, तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। प्लस आगे तो 0 का स्क्वायर हो गया, इसको हालांकि 14 से गुणा करता, पर 0 को 14 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। आगे किया मैंने प्लस, ये क्या है 10 ज़्यादा है तो 10 का स्क्वायर, और 6 बार है तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। ये 20 का स्क्वायर 3 बार है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये 30 का स्क्वायर 2 बार है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। और बटे n कितनी है, n है 36, n तो 36 है ही, अपन ने ऑलरेडी काउंट कर रखी है, बस इसी को सॉल्व करना है। ये क्या है 30 का स्क्वायर 900, 900 का गुणा 2 यानी क्या आ गया 1800। ये क्या आ गया 20 का स्क्वायर 400, 400 गुणा 3 1200। ये क्या है 6 गुणा 10, 10 का स्क्वायर 100, 600। यहाँ 0 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 गुणा 6 600, 20 का स्क्वायर 400 गुणा 3 1200, 30 का स्क्वायर 900 गुणा 2 1800 बटे 36।
कैलकुलेट करो सबको। 18 12 30 से 36, 36 से 42, 42 12 54, 54 18 72, क्या आ गया 7200 बटे 36, तो ये क्या आ गया 200। 36 दूना 72 और 2 जीरो आगे थे, वो 2 जीरो हमने लिख लिया। इसका मतलब जो सिग्मा स्क्वायर, ये स्क्वायर आपके परसेंट है, वो आ गया आपके 200, वो आ गया 200, ठीक है, ये 200 आ गया। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन तो जो वेरिएंस आया है ये क्या होता है, जो विचरण आपके आया है उसी का रूट होता है, वेरिएंस जो आया है उसी का रूट होता है। तो जो निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा रूट 200, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रूट 200 हो जाएगा, ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है रूट 200 हो जाएगा। इसके बाद क्या निकालना है, विचलन गुणांक। विचलन क्या गुणांक क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बटे माध्य गुणा 100 होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया रूट 200 बटा माध्य क्या था 45 गुणा 100, ये करना है। अब 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 क्या होता है 2 गुणा 100, 100 को रूट के बाहर लाऊंगा तो 10, तो इसको लिख सकता हूँ 10 रूट 2 बटे 45 गुणा 100। अब जो कट रहा है उससे काट दिया, मैंने कहा 5 दूनी 10, 5 9 45, तो ये क्या आ गया 200 रूट 2 बटा 9, और मैं यहाँ इसके लगाता हूँ साथ में परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज इसके साथ में लगाता हूँ। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे करते हैं इसको सोल्व। विचरण कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक। आपके जो सिलेबस में लिखा है साफ इतनी चीज़ें लिखी हुई है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य में भी लिखा हुआ है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। हमने समांतर और गुणोत्तर की तो डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा एक बार हरात्मक का भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये चीज़ें दी रही हैं, लेकिन ये जो टॉपिक पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को साथ में पढ़ना होता है। हो सकता है आपके एग्जाम में इतनी ज़्यादा ये हार्ड ना पूछे, लेकिन कम से कम इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो कोशिश करना जो मैंने समझाया है वो आपको हर चीज़ समझ में आई हो, नहीं आई तो फिर रिपीट करना, वीडियो को वापस देखना, तब आपकी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो एक बार हम जो डिस्कस कर लेते हैं कि हरात्मक माध्य क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन जब दिया हो तो हो सकता है उससे भी कुछ पूछ ले, तो उससे उसकी जो बेसिक चीज़ें हरात्मक माध्य की वो हम देख लेते हैं। हरात्मक माध्य, ठीक है, कोई संख्या हरात्मक श्रेणी में है, मान लो ए और बी है, का हरात्मक माध्य बताना। ये हरात्मक श्रेणी में है तभी तो हरात्मक माध्य बताओगे, हरात्मक माध्य। तो ये क्या होता है सीधा याद रखो, कितनी संख्याएं हैं 2 है, तो 2 बटे ए और बी है ना, तो नीचे लिखना है 1/a प्लस 1/b। ये 2 संख्याओं का हरात्मक माध्य होता है। अब सोल्व करोगे इसको, 2 बटा नीचे क्या आया ए बी, आपने एलसीएम लिया तो ए से ए, बी प्लस यहाँ बी टू बी, यहाँ आ गया ए। इसको अगर ए बी ऊपर गया तो लिख दोगे 2ab अपॉन बी प्लस ए को लिख सकते हो a प्लस बी। ये होता है 2 संख्याओं का हरात्मक माध्य। सीधा आप याद रख सकते हो कि 2 संख्याओं का हरात्मक माध्य क्या होता है। अगर ए बी वो संख्याएं है तो 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी 2 संख्याओं का हरात्मक माध्य होता है। 3 संख्याओं का a b c का हरात्मक माध्य, सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसे मैंने अभी बताया आपको। 3 संख्या है तो 3 लिख दोगे बटे में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। अब नीचे सोल्व करोगे 3 बटा ए बी सी, आप अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ ए बी सी है, ए से ए कट जाएगा, यहाँ आएगा बी सी, यहाँ बी है, बी से बी कट जाएगा, यहाँ आएगा ए सी, यहाँ सी है, सी से सी कट जाएगा और ए बी। और जब ए बी सी ऊपर जाएगा तो ऊपर आएगा 3abc, और ए बी को सबसे पहले लिख देता हूँ मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये 3 संख्याओं का हरात्मक माध्य हो गया। इसके बाद अगर आपको 4 का पूछे तो क्या करोगे, 4 बटे में 4 मान लो ए बी सी डी ये संख्याएं, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, उसको सोल्व कर लोगे, 4 संख्याओं का हरात्मक माध्य हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 2 और 4 का हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य हो सकता है ये हरात्मक श्रेणी में नहीं हो, लेकिन एक फॉर्मूला जो अप्लाई करने के लिए मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो क्या करोगे आप 2 और 4 के लिए 2 लिख लोगे
1/2 + 1/4। चाहे तो ऐसे कर लो, या 2 का तो आप याद भी कर सकते हो सीधा, 2ab/a + b। 2ab/a + b का मतलब है 2a का मतलब 2 गुणा b का मतलब 4/2 + 4, 2 + 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16/6, 16/6 मतलब 8/3। यहाँ से भी कर सकते हो करने को इसको, 8 नीचे ले लिया आपने 4 और ऊपर तो 2 है ही, 2 दूनी 4, 2 और 4 एकम 4, 1, 4 ऊपर आया तो 8 और नीचे गया तो 3, 8/3 ही यहाँ से आएगा, 8/3 ही यहाँ से आएगा। मैं मानता हूँ इतनी चीज़ें आपके क्लियर हैं, इतनी चीज़ें आपके क्लियर हैं कि अगर दो संख्याएं हरात्मक श्रेणी में हैं a और b, उनका हरात्मक माध्य आपको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे? सीधा लिख सकते हो 2ab/a + b। 3 संख्याएं आपको दी गई है हरात्मक श्रेणी में, उनका हरात्मक माध्य आपको ज्ञात करना हो तो लिखने का तरीका तो होता है 3/1/a + 1/b + 1/c, और सीधा लिख सकते हो 3abc/ab + bc + c। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से मीन मोड मीडियन का जो टॉपिक था आपके कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सारी बता दी है। तो आज की क्लास में